आज हम रियल एनालिसिस के अंदर ये टॉपिक्स करेंगे। याद रहे हम वाल्टर रोडन और बर्टल की बुक में से रिलेटेड आर्टिकल्स कर रहे हैं जो हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हैं। आज हम प्रूफ करेंगे कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रैशनल नंबर्स। प्रूफ करेंगे कि दो रियल नंबर्स के दरमियान नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होता है। प्रूफ करेंगे कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इर्रेशनल नंबर होता है। और प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास इंटीजर्स का कोई सबसेट है जिसका लोअर बाउंड है तो उसका मिनिमल एलिमेंट ज़रूर होगा, और अगर इंटीजर्स का ऐसा सबसेट है जिसका अपर बाउंड है तो उसका मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होगा। आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सबसे पहला रिजल्ट करने लगे हैं वो ये है कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रैशनल नंबर्स। दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने एक रिजल्ट किया था कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद है। हमने लास्ट टाइम कहा यह था कि अगर आपके पास x और y दो रियल नंबर्स हों और से x y से लेस हो तो इन दो के दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद होगा। ये रिज़ल्ट हमने किया था, इसी का यूज़ करेंगे और हम दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स प्रूफ करेंगे। कैसे? अगर x और y दो रियल नंबर्स हैं और से x y से छोटा है तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर मौजूद है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि x और r जो हैं रियल नंबर्स हैं तो क्या इनके दरमियान रैशनल नंबर नहीं होगा? आप सोच रहे होंगे r तो रैशनल था, आप r को रियल कह रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। इन दो के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम दो रियल नंबर्स ले लेते हैं और ऐसे दो रियल नंबर्स ले लेते हैं जो इक्वल नहीं हैं। अगर इक्वल नहीं है तो कैसे हैं? या एक्स वाई से छोटा है या वाई एक्स से छोटा है। और अगर हम x को y से छोटा लेकर प्रूफ कर लें तो सिमिलरली y को x से छोटा लेकर भी प्रूफ किया जा सकता है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास x है वो y से छोटा रियल नंबर है। x और y दो रियल नंबर्स हैं, x y से छोटा है। मुझे x और y के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। एक रैशनल नंबर मैं ढूंढ चुका हूँ। हमें मालूम है कि जब दो रियल नंबर्स हो और एक छोटा और एक बड़ा हो तो उनके दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी हमारे पास x और y रियल नंबर्स हैं, x y से छोटा है, इनके दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। फ़र्ज़ करें मैंने उस रैशनल नंबर का नाम r1 रख लिया है कि x और y के दरमियान एक रैशनल नंबर r1 है। r1 एक रैशनल नंबर है और ये x और y के दरमियान है। हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। हमने इन्फिनिट रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। आगे बढ़ते हैं। हम x और r1 को कंसिडर कर लेते हैं। हम r1 और y को भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, एक ही जैसी बात होगी। फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूं x और r1 को। x और r1 रियल नंबर्स हैं, x r1 से छोटा है। क्या इनके दरमियान रैशनल नंबर होगा? जी बिल्कुल। जब भी दो रियल नंबर्स लेंगे उनके दरमियान एक रैशनल नंबर होगा, तो इन दो के दरमियान भी एक रैशनल नंबर होगा। फर्ज करें उस रैशनल नंबर का नाम मैं r2 रख लेता हूं कि एक रैशनल नंबर r2 है और किस तरह का है कि x और r1 के दरमियान में है। r2 रैशनल नंबर है, ये x और r1 के दरमियान में है। ये जो मेरे पास r2 रैशनल नंबर है x और r1 के दरमियान में, मैं मज़ीद आगे चलूँ और x और r2 को कंसिडर कर लूँ, मुझे उनके दरमियान एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। और मैं चाहूँ तो r2 और r1 को एज ए रियल नंबर कंसिडर कर लूँ
हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, मुझे उनके दरमियान भी एक रियल नंबर मिल जाएगा। लेट्स से कि मैं आगे बढ़ता हूँ, x और r2 को एज ए रियल नंबर ले लेता हूँ और इनके दरमियान एक रैशनल नंबर ढूंढता हूँ, मिल जाएगा यकीनन, उसका भी कोई नाम रख सकते हैं। फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएं। तो मज़ीद नहीं कर रहे, बस लिख रहे हैं कि कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी कैन से, अगर इसी प्रोसेस को इस वे में कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा हमें, R2 के बाद R3 मिलेगा, R3 के बाद R4 मिलेगा, R4 के बाद R5 मिलेगा, और कभी भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं। आज की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के दरमियान एक नॉन जीरो रैशनल नंबर मिलेगा। क्या ख्याल है, मिलेगा? अगर मैं दो रियल नंबर्स लूँ x और y, और लेट्स से x y से छोटा हो, इनके दरमियान रैशनल नंबर मिलेगा। वो कह रहा है नॉन जीरो रैशनल नंबर मिलेगा। अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि x और y के दरमियान में आप ढूंढ सकते हैं इन्फिनिट रैशनल नंबर्स, R1, R2, R3 सो ऑन। तो क्या ख्याल है, कोई नॉन जीरो भी होगा? हमें इस वक्त प्रूव ये करना है कि x और y के दरमियान नॉन जीरो रैशनल नंबर है। ये जो R1, R2, R3 हैं, अभी आपने देखा है जब हमने इन्हें प्रूव किया है तो हमने इस तरह से प्रूव किया है कि R1 के बाद जो R2 आ रहा है वो R1 से छोटा लिया है, जो R3 आ रहा है वो R2 से छोटा लिया है। ये आपस में इक्वल नहीं है, इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं और ये आपस में इक्वल नहीं हैं। तो क्या इनमें नॉन जीरो होगा? इनमें मैक्सिमम कोई एक ही जीरो हो सकता है, एक से ज़्यादा तो ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो यकीनन इनके दरमियान में नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर भी मौजूद है। तो यही बातें हम लिख लेते हैं। हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कहते हैं कि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो इन्फिनिट रैशनल नंबर हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक नंबर ऐसा हो सकता है जो ज़ीरो हो। एट मोस्ट वन एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है, एक भी ज़ीरो ना हो। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके दरमियान जो रैशनल नंबर्स होंगे उनमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर x और y नेगेटिव हैं तो इनके दरमियान जो रैशनल नंबर्स होंगे उनमें कोई भी जीरो नहीं होगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो फिर जीरो हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं? एट मोस्ट एक जीरो हो सकता है। बाकी सारे क्या हैं? एक जीरो है, तो बाकी जो इन्फिनिट है वो सारे के सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। तो बस बात खत्म हो गई, प्रूव हो गया कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर। ना सिर्फ एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है बल्कि कितने इन्फिनिट नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन हमें फिलहाल यही प्रूफ करना था कि दो रियल नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है नॉन जीरो रैशनल नंबर। जब इन्फिनिट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें से ज़्यादा कोई एक ज़ीरो होगा, बाकी सारे जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो प्रूफ हो गया कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर तो ज़रूर एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। दो रियल नंबर्स के दरमियान इर्रेशनल नंबर मौजूद है। हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि अगर हम दो रियल नंबर्स लें x और y, ये दो रियल नंबर्स हों तो इनके दरमियान मौजूद है एक रैशनल नंबर, एक नहीं बल्कि इन्फिनिट रैशनल नंबर, और नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर भी मौजूद है। अगर मैं इनके दरमियान यहाँ पे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ले लूँ, कि मैं कह लूँ इनके दरमियान एक रैशनल नंबर है और जो नॉन ज़ीरो है, तो क्या मैं इनके दरमियान इर्रेशनल नंबर बना सकता हूँ x और y के दरमियान? अगर इस रैशनल नंबर के साथ कोई इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, इस रैशनल नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए? इर्रेशनल नंबर। याद करें हमने प्रूफ किया हुआ है
कि अगर एक रैशनल नंबर हो और आप उसके साथ इर्रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। अगर आप रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रैशनल भी आ सकता है, इर्रैशनल भी आ सकता है। अगर तो गिवन रैशनल नंबर 0 हो तो 0 से किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही आएगा। लेकिन अगर गिवन रैशनल नंबर नॉन जीरो हो तो हमने प्रूफ किया था कि जब भी किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को इर्रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इर्रैशनल नंबर आएगा। यहाँ इस R1 के साथ अगर मैं एक इर्रैशनल नंबर लगा लूँ मल्टीपल में तो मेरा ख्याल है बहुत आसान हो जाएगा मसला। रैशनल का मुझे पता है, रैशनल को इर्रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इर्रैशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन कैसे लगाऊं? अगर x और y के डिनोमिनेटर में यहां कोई पॉजिटिव इर्रैशनल नंबर हो, x और y के डिनोमिनेटर में क्या हो, कोई पॉजिटिव इर्रैशनल नंबर हो। मसलन कौन सा इर्रैशनल नंबर हो सकता है x और y के डिनोमिनेटर में? कोई सा भी, जिस भी इर्रैशनल नंबर से आप वाकिफ हैं। मसलन किस किस इर्रैशनल नंबर से वाकिफ हैं? मसलन आप जानते हैं 2 का स्क्वायर रूट इर्रैशनल है, पाई इर्रैशनल है, ई इर्रैशनल है। इनमें से कोई भी इनके डिनोमिनेटर में अगर आप लगा लें, फर्ज करें मैं इनके डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर रूट हो लगा लूँ, 2 का स्क्वायर रूट यहाँ हो तो 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा मसला हल हो जाएगा। एक्स और वाई मैंने ले लिए हैं, रियल नंबर हैं, मुझे इनके दरमियान ढूंढना है इर्रैशनल नंबर। मैं x और y की मदद से x ओवर 2 स्क्वायर रूट और y ओवर 2 स्क्वायर रूट के दरमियान रैशनल नंबर ढूंढूंगा और 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके x और y के दरमियान में इर्रैशनल नंबर आ जाएगा। x के नीचे 2 का स्क्वायर रूट और y के नीचे 2 का स्क्वायर रूट मैं लगाना चाह रहा हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट लगाएं, आप इनके नीचे कोई सा भी इर्रैशनल नंबर लगा सकते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x और y रियल नंबर ले लेते हैं जो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो एक छोटा और एक बड़ा है। कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, किसी को भी कह सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। किसी एक को छोटा और किसी दूसरे को बड़ा ले लें। हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी से x को छोटा और y को बड़ा ले लिया है। मैं बनाना चाहता हूं x ओवर 2 स्क्वायर रूट और y ओवर 2 स्क्वायर रूट के दरमियान में रैशनल नंबर। ऐसा करता हूं, इसको 1 ओवर 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं इसको 1 ओवर 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर लूं तो इनक्वालिटी के सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इनक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 ओवर x 2 का स्क्वायर रूट x और 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट y, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। इनके दरमियान में हमें यकीनन एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बिटवीन 2 रियल नंबर्स नॉन जीरो रैशनल नंबर मिलता है। ना सिर्फ रैशनल नंबर मिलेगा बल्कि नॉन जीरो रैशनल नंबर मिलेगा। तो फर्ज कर लेते हैं कि इनके दरमियान में r एक रैशनल नंबर है और ऐसा रैशनल नंबर है जो जीरो नहीं है। 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x और 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट y के दरमियान में एक नॉन जीरो रैशनल नंबर मौजूद है। 2 के स्क्वायर रूट से इस इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लें। इस इनक्वालिटी को 2 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया और ये इनक्वालिटी बन गई कि x लेस देन 2 स्क्वायर रूट इंटू r और वो लेस देन y है। r नॉन जीरो रैशनल नंबर है, 2 का स्क्वायर रूट इर्रैशनल नंबर है। हमें मालूम है नॉन जीरो रैशनल और रैशनल के प्रोडक्ट से इर्रैशनल नंबर बनता है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल और इर्रैशनल नंबर जो है वो इर्रैशनल नंबर होता है। ये जो 2 का स्क्वायर रूट r है, ऐसे करते हैं, इसका कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज करें 2 के स्क्वायर रूट इंटू r का नाम मैंने r1 रख लिया। ये अब कंफर्म है कि इर्रैशनल नंबर है। और ये r1 कहाँ पर है? ये r1 x और y के दरमियान में है। x और y के दरमियान में हमें एक r1 मिल गया है, वो r1 इर्रैशनल नंबर है। यही तो ढूंढना चाहते थे। हर 2 रियल नंबर्स के दरमियान में एक इर्रैशनल नंबर एग्जिस्ट किया करता है। ये हमने प्रूफ कर लिया है। जब हमने 2 रियल नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर ढूंढा था तो फिर उसकी मदद से हमने कहा था कि 2 रियल नंबर्स के दरमियान में इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं। अब हमने 2 रियल नंबर्स के दरमियान में एक इर्रैशनल नंबर ढूंढ लिया है।
क्या इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि x और y के दरमियान में इन्फिनिट इर्रेशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस दफ़ा प्रूफ आप खुद करेंगे, आपके लिए एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है कि बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट इर्रेशनल नंबर्स। दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसकी मदद से फिर हम बाद में ये भी प्रूफ करेंगे कि दो रियल नंबर्स के दरमियान में नॉन ज़ीरो इर्रेशनल नंबर होता है। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इर्रेशनल नंबर हमेशा होते ही नॉन ज़ीरो हैं, सारे ही इर्रेशनल नंबर नॉन ज़ीरो होते हैं। इस बात को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, बिल्कुल सेम लाइंस पर। उसी तरह से आप खुद करेंगे जैसे हमने दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स को प्रूफ किया है। और एक्सरसाइज है, इफ ए इज बाउंडेड अबव। ए एक सेट है जो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब है इसके अपर बाउंड्स मौजूद हैं, नॉन एम्प्टी है। सबसेट ऑफ इंटीजर्स जी का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है। ए हैज़ ए मैक्सिमम एलिमेंट। प्रूव ये करना है कि सेट ए में एक मैक्सिमम एलिमेंट है। ए इंटीजर्स का सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ए का एक मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये बात हमने प्रूफ करनी है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है। अगर आपके पास S जो है वो एक ऑर्डर्ड सेट है, A इसका सबसेट है, A सेट का ही एक एलिमेंट फर्ज करें M जो सेट A में है, हम इसको कहते हैं ये मैक्सिमम एलिमेंट है। पहली शर्त तो ये हो गई कि ये सेट में है, सेट से बाहर के एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये मैक्सिमम है, यानी ये M सेट A के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। तो हमने प्रूव ये करना है कि सेट A में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो सेट A के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, जो कि सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं सहारा लूँगा इस बात का कि A का सुप्रीमम है। अगर A का सुप्रीमम है, वो जो A का सुप्रीमम है, मैं उसी एलिमेंट को साबित करूंगा कि वो A में मैक्सिमम एलिमेंट है। यानी वो A में भी है और वो A का मैक्सिमम एलिमेंट भी है। मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि सेट A में मैक्सिमम एलिमेंट है। और किस बात की मदद से प्रूफ करने लगा हूँ? सुप्रीमम की मदद से प्रूफ करने लगा हूँ। क्योंकि सुप्रीमम की मदद से प्रूफ करने लगा हूँ, इसलिए पहले सुप्रीमम याद करवा दूँ कि अगर मेरे पास A सबसेट हो एक ऑर्डर्ड सेट S का, S हमारे पास ऑर्डर्ड सेट है और A जो है वो हमारे पास इसका सबसेट है। S के एक एलिमेंट अल्फ़ा को हम कहते हैं सुप्रीमम है। पहली बात ये कि अल्फ़ा सेट A के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, अल्फ़ा सेट A का अपर बाउंड हो, और दूसरी बात ये कि इससे छोटा अपर बाउंड ना हो। अगर मैं गैमा कोई एलिमेंट लूं और गैमा अल्फा से छोटा हो तो ये अपर बाउंड ना हो, ये सेट ए के हर एलिमेंट से बड़ा ना हो, ये सेट ए के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाए। एक ए नाट मिल जाए ए में, इस खूबी के साथ गैमा का है वो इस ए नाट से लेस हो जाए। ये बात है किसकी? सुप्रीमम की। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ए का सुप्रीमम ढूंढने की कोशिश करते हैं। किस सेट के सबसेट के सुप्रीमम मिला करते हैं? ए इस वक्त जेड का सबसेट है, लेकिन हमें जो मालूम है कि सुप्रीमम किस सेट में मिला करते हैं वो हमें आर के बारे में मालूम है। और हमें मालूम ये है कि आर कंप्लीट है। आर का हर वो सबसेट जिसका अपर बाउंड हो उसका सुप्रीमम हुआ करता है। क्या ये ए जो है ये आर का सबसेट है? क्या इसका आर में अपर बाउंड मौजूद है? क्या ये नॉन एम्प्टी है? अगर ये तीन खूबियां इस ए में मौजूद हैं तो फिर ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। जी, सबसे पहली बात ये देखते हैं कि क्या ये ए जो है ये आर का सबसेट है। हमें जो मालूम है वो ये है कि ए जी का सबसेट है, और हमें मालूम है जी आर का सबसेट होता है, और सबसेट होना ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। हम कह सकते हैं कि हाँ ए आर का सबसेट है। ए आर का सबसेट है,
एक बात हमने कह दी है, एक बात हमने प्रूफ कर ली है। दूसरी बात, क्या ए नॉन एम्प्टी है? अगर ए जी के सबसेट के तौर पे नॉन एम्प्टी है तो ऑब्वियसली ए जो है वो आर के सबसेट के तौर पे भी नॉन एम्प्टी है। ए नॉन एम्प्टी है, ए आर का सबसेट है। क्या ए के अपर बाउंड्स मौजूद हैं आर में? जी बिल्कुल। अगर ए के अपर बाउंड्स मौजूद हैं जी में, बाउंडेड अबव है जी में, तो ए के अपर बाउंड आर में भी मौजूद हैं। ए नॉन एम्प्टी है, ए आर का सबसेट है, ए के आर में अपर बाउंड्स हैं और आर कंप्लीट है। आर क्या है? कंप्लीट है। और इन सारी बातों का क्या रिजल्ट निकला? इन सारी बातों का रिजल्ट ये निकला कि ए का जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट इन आर। ये जो ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है इसका कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज करें हम कह लेते हैं ये जो ए का सुप्रीमम है वो अल्फा है। अब हमारा क्लेम ये है कि ये जो अल्फा है यही सेट ए का मैक्सिमम एलिमेंट है। क्या क्लेम कर रहे हैं हम क्लेम कर रहे हैं कि अल्फा जो है वो सेट ए का मैक्सिमम एलिमेंट है। ऐसा करते हैं कि पहले ये प्रूव करते हैं कि सेट ए में मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद है और फिर प्रूव करेंगे कि वो मैक्सिमम एलिमेंट अल्फा के इक्वल है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। यानी सेट ए में एक मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद है और वो सुप्रीमम के बराबर है। सुप्रीमम के बराबर जो इस वक्त प्रूव करेंगे वो थोड़ी एक्स्ट्रा बात है, वो क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी है कि मैक्सिमम एलिमेंट है। तो पहला काम मैं ये करने लगा हूँ इस वक्त कि मैक्सिमम एलिमेंट है, और एक्स्ट्रा काम ये करने लगा हूँ कि वो मैक्सिमम एलिमेंट किसके इक्वल है? अल्फा के। अब ए सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो अल्फा से लेसर इक्वल हैं। मुझे सेट ए में मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है। सेट ए में इंटीजर्स हैं, अल्फा से छोटे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। मैं सेट ए में सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और जो अल्फा होगा उसमें डिफरेंस यकीनन 1 या 1 से कम होगा। अगर 1 होगा तो वो एग्जैक्टली अल्फा से एक छोटा हो जाएगा, अगर 1 से कम होगा तो वही मैक्सिमम एलिमेंट होगा। क्योंकि इंटीजर्स में, कंसेक्टिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितना होता है? 1 का डिफरेंस होता है। मैं ऐसा करता हूँ, सेट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढता हूँ जिसका अल्फा से डिफरेंस 1 से कम है। सेट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढता हूँ कि सेट के उस एलिमेंट का और अल्फा का डिफरेंस 1 से कम है। उसी एलिमेंट को साबित करूंगा कि वो मैक्सिमम एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट कैसे ढूंढूं? वो एलिमेंट मैं इस बात की मदद से ढूंढने लगा हूं कि अल्फा मेरे पास सेट ए का सुप्रीमम है और अल्फा से छोटा नंबर जो है वो सेट के कम से कम एक एलिमेंट से छोटा है। अल्फा से छोटा नंबर लेता हूं लेकिन डिफरेंस 1 से कम रखता हूं। अल्फा के सुप्रीमम होने की वजह से जब भी मैं अल्फा से छोटा नंबर लूंगा वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा और वही एलिमेंट इस वक्त बेसिकली सेट ए में मैक्सिमम एलिमेंट होगा। अल्फा से छोटा नंबर ले रहा हूं मैं। अल्फा से छोटा नंबर कितना ले रहा हूं? इतना कि अल्फा में और उसमें डिफरेंस 1 से कम हो। वो छोटा एलिमेंट मैंने स्पेशली ले लिया, अल्फा -1/2 ले लिया। अल्फा सुप्रीमम है, अल्फा अपर बाउंड है, अल्फा से छोटा एलिमेंट अल्फा -1/2 अपर बाउंड नहीं है। अगर अल्फा -1/2 अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है। किस एलिमेंट से छोटा है? उस एलिमेंट का नाम फर्ज करें मैंने m रख लिया है कि m सेट a में है, अल्फा -1/2 इस m से छोटा है। इस m को मैं प्रूव करूंगा कि सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट है। इस इनक्वालिटी को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। m को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा और अल्फा इधर आके माइनस का और 1/2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इसका मैं यूज़ करूंगा और मैंने कहा मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ? मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि ये जो m है ये सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट है, एक बात, और दूसरी ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये m जो है ये इस सुप्रीमम के इक्वल है। पहली बात प्रूफ करते हैं कि ये जो m है ये मैक्सिमम एलिमेंट है। सपोज कर लेते हैं कि m मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है। क्या सपोज कर रहे हैं? मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। मैक्सिमम एलिमेंट वो होता है जो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो। अगर ये मैक्सिमम नहीं है तो ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है।
प्रूव ये करना है कि m मैक्सिमम एलिमेंट है, ये वाला m जो सेट A में है और जो अल्फा माइनस 1/2 से बड़ा है। सपोज कर लिया कि ये मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। मैक्सिमम एलिमेंट का मतलब होता है सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। मैक्सिमम एलिमेंट ना होने का मतलब है सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है। ये जो m है ये सेट के किसी एक एलिमेंट से छोटा है। फर्ज करें उस एलिमेंट का नाम हम n रख लेते हैं कि n सेट A में है और m जो है वो n से छोटा एलिमेंट है। अगर m n से छोटा है तो इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं कि n माइनस m 0 से बड़ा है। इसका मैं इस्तेमाल करूंगा कि n माइनस m 0 से बड़ा है। n जो है वो A में है। n अगर A में है और अल्फा के बारे में हमें मालूम है कि अल्फा क्या है, सुप्रीमम है। और अगर अल्फा सुप्रीमम है और n A में है तो आपको क्या पता है कि सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। n जो है वो अल्फा से लेसर इक्वल है या अल्फा n से ग्रेटर इक्वल है। n A में है, अल्फा सुप्रीमम है, तो अल्फा इस n से ग्रेटर इक्वल होगा। इससे पहले हमने एक इनइक्वालिटी बनाई थी, इनइक्वालिटी नंबर 2, और ये जो अब 4 है इन दोनों का यूज करते हैं। 2 क्या थी हमारे पास? 2 ये थी कि माइनस m लेस है माइनस अल्फा प्लस 1/2 से। 4n लेसर इक्वल टू अल्फा। छोटी साइड में छोटी साइड को ऐड कर लेते हैं, बड़ी साइड में बड़ी साइड को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा n माइनस m इज लेस देन अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1/2, और अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। n माइनस m 1/2 से छोटा, n माइनस m 0 से बड़ा और n माइनस m 1/2 से छोटा मुमकिन है। n और m सेट A में है। सेट A में इंटीजर्स हैं। सेट A हमने कहा था इंटीजर्स का सबसेट है। n और m इंटीजर्स हैं। n और m का डिफरेंस 0 से बड़ा 1/2 से छोटा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। दो इंटीजर्स अगर कंसेक्टिव हो तो उनका डिफरेंस 1 होता है, यानी इंटीजर्स का डिफरेंस 1 या 1 से ज़्यादा होता है अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो। यहाँ पर n और m का डिफरेंस 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, लेकिन 1/2 से छोटा है। डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है लेकिन 1/2 से छोटा है। इंटीजर्स में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। n और m A में है, A में होने का मतलब है इंटीजर्स में है। इंटीजर्स का डिफरेंस पॉजिटिव और 1/2 से छोटा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? अगर ये मुमकिन नहीं है तो क्या नतीजा निकला? हमने सपोज कर लिया था कि m मैक्सिमम एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है हमारी सपोजिशन गलत थी और m जो है वो सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट है। एक बात हमने प्रूव कर ली कि सेट A में मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद है। कैसे प्रूव की? सेट A का सुप्रीमम निकाला और सुप्रीमम जो अल्फा आया था उसके करीब 3 सेट का एलिमेंट लिया। वो एलिमेंट लिया जो अल्फा और अल्फा माइनस 1/2 के दरमियान था, जिसका अल्फा से फासला 1 से कम था। अल्फा माइनस 1/2 बल्कि हाफ से कम लिया था। आप अल्फा माइनस 1/3 से कम ले लें तब भी काम चल जाएगा। यानी आपने अल्फा से छोटा नंबर लेके अल्फा और उसके दरमियान एक सेट A में से एलिमेंट ढूंढा। वही एलिमेंट m जो है वो सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट है। अब बस मुझे आखिरी बात, जो कि एक्सरसाइज के मुताबिक थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये प्रूफ करनी है कि ये जो m है ये सेट A के सुप्रीमम यानी अल्फा के इक्वल है। मैंने इस m को सेट A के सुप्रीमम अल्फा के इक्वल प्रूफ करना है। m को और अल्फा को इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं प्रूफ करूंगा कि m जो है वो अल्फा से लेसर इक्वल है। पहले हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि m सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये जो m है वो सेट A के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, और जो एलिमेंट किसी सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल हो वो उसका क्या होता है? वो उसका अपर बाउंड होता है। इसका मतलब है m जो है वो सेट A का अपर बाउंड है। m सेट A का अपर बाउंड है। अल्फा क्या था? अल्फा सुप्रीमम था। अपर बाउंड और सुप्रीमम में क्या रिलेशन होती है? सुप्रीमम अपर बाउंड में सबसे छोटा होता है। m अपर बाउंड है, अल्फा सुप्रीमम है।
इसका मतलब हुआ कि ये जो अल्फा है वो m से लेसर इक्वल है, अल्फा स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, अल्फा m से लेसर इक्वल है। एक बात हमने प्रूफ कर ली। अब दूसरी बात प्रूफ करेंगे कि m जो है वो अल्फा से लेसर इक्वल है। ये प्रूफ बहुत ही आसान बात है। m कहाँ है? m हमारे पास सेट A में है, m सेट A में है और अल्फा क्या है? सुप्रीमम है। सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है, तो अल्फा जो है वो m से ग्रेटर और इक्वल है। अल्फा m से लेसर इक्वल भी है, अल्फा m से ग्रेटर और इक्वल भी है। इन दोनों बातों को मिलाएं तो अल्फा और m क्या हैं? इक्वल हैं। तो हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया? कि सेट A का मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद है, और एक्स्ट्रा काम ये प्रूव कर दिया कि वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो सेट A के सुप्रीमम के इक्वल है। एक्स्ट्रा काम इसलिए कर दिया कि बाद का एक्सरसाइज ऐसे भी आ जाया करती है पेपर में कि प्रूव करें कि अगर A Z का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है तो A का सुप्रीमम जो है वो A का मैक्सिमम एलिमेंट है। वो प्रूफ ही ये करने के लिए दे देता है। तो फिर हमने ये भी प्रूफ कर लिया है। फिलहाल हमने प्रूव ये कर लिया है कि सेट A अगर Z का बाउंडेड अबव नॉन एम्प्टी सबसेट है तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट है। इसके रिवर्स सोचें, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट हो और बाउंडेड बिलो हो, यानी नीचे से बाउंड हो रहा हो, तो क्या होगा? जी क्या होगा? ये हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर Z का कोई बाउंडेड अबव सबसेट हो, नॉन एम्प्टी हो, तो उसका मैक्सिमम एलिमेंट होता है और वो मैक्सिमम एलिमेंट सेट के सुप्रीमम के बराबर होता है। इसी तरह से अगर A बाउंडेड बिलो हो, नॉन एम्प्टी हो, तो उसका मिनिमम एलिमेंट होगा और वो मिनिमम एलिमेंट उसके इन्फिमम के बराबर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज यही है। क्या है एक्सरसाइज? कि अगर A बाउंडेड बिलो है, नॉन एम्प्टी है, Z का सबसेट है, A का मिनिमम एलिमेंट मौजूद है। इस एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व करेंगे। आइडिया यही इख्तियार करेंगे, A Z का बाउंडेड बिलो सबसेट है तो A R का भी बाउंडेड बिलो सबसेट है, R में बाउंडेड बिलो सबसेट्स का इन्फीमम मिलता है तो A का इन्फीमम मिलेगा। A के इन्फीमम का नाम कुछ रख लेंगे और उस इन्फीमम के करीब तरीन A का एलिमेंट लेंगे। करीब तरीन एलिमेंट कैसे लेंगे? जैसे हमने अल्फा से अल्फा -1/2 किया था और अल्फा -1/2 से बड़ा एलिमेंट ढूंढा था। वहां पे आप अगर फर्ज करें इन्फीमम को बीटा कहते हैं तो बीटा से थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, बीटा +1/2, और जो बीटा +1/2 और बीटा के दरमियान में सेट A का एलिमेंट होगा वही बेसिकली सेट A का मिनिमम एलिमेंट होगा। ना सिर्फ वो मिनिमम एलिमेंट होगा बल्कि वो मिनिमम एलिमेंट इन्फीमम के बराबर भी होगा। तो आज के लिए ये चंद एक्सरसाइजेज हमने की हैं। एक एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे दी है, लास्ट में उसका पूरा प्रोसीजर भी बता दिया है, आप खुद करेंगे। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।